हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित 19 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर है 8602919713 और 8770536009। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना है आपको। हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक या रैंकिंग में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। दोस्तों, जो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक है, इसको जारी करता है स्ट्रेस नामक संगठन। तो इसके द्वारा हाल ही में जो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक है 82। कितनी है दोस्तों? 82। और पिछले साल यानी 2020 में भारत की रैंक थी 77। तो जो भारत की रैंक है और नीचे चली गई है। तो दोस्तों, अगर हम भारत की रैंक की बात करें तो पड़ोसी देशों से इसकी रैंक थोड़ी सी बेहतर है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश की तुलना में जो भारत की रैंक है वो बेहतर है, लेकिन भूटान से इसकी जो रैंकिंग है वो बहुत कम है। दोस्तों, भूटान की रैंकिंग 62 है और भारत की कितनी है? 82वीं रैंक है। दोस्तों, 2021 का जो आंकड़ा जारी किया गया है उसमें टॉप पर डेनमार्क है और दूसरे नंबर पर नॉर्वे है, तीसरे नंबर पर फिनलैंड है और चौथे नंबर पर है दोस्तों स्वीडन। यानी टॉप के देश ये हैं डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। अगर हम बात करें दोस्तों सबसे निचले पायदान पर स्थित देशों की, तो उनमें उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और इरिट्रिया देश आते हैं। अब हम बात करें कि वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में क्या काम किया जाता है। तो दोस्तों, वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में या सूचकांक में यह देखा जाता है किसी देश में कि वहां पर रिश्वत देने का कितना चलन है या सरकार रिश्वत को कम करने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है। तो इन सभी मुद्दों पर बात की जाती है, इन पर इंडेक्स जारी किया जाता है। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग को कौन जारी करता है? तो ट्रेस नामक संगठन जारी करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का चेयरमैन बनाया गया है? तो नाम है उनका सौरव गांगुली। दोस्तों, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। तो अब उन्हें आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। यह फैसला लिया गया है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की एक बैठक में। दोस्तों, गांगुली जो हैं वो अनिल कुंबले की जगह लेने वाले हैं। अनिल कुंबले आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के पद पर लगभग 9 सालों तक रहे हैं। बात आई है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में, और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार्कले। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है इसका 16 नवंबर को। दोस्तों, हर साल इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है 16 नवंबर को, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है सहिष्णुता को बढ़ावा देना। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा साल 1995 में सहिष्णुता के लिए एक वर्ष घोषित किया था, यानी टॉलरेंस ईयर मनाया था किसने? यूनाइटेड नेशन ने 1995 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1996 से इस दिवस यानी अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस को मनाने की घोषणा की थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने घर में राशन उपलब्ध कराने के लिए दुआरे राशन योजना यानी दुआरे राशन स्कीम का उद्घाटन किया है? तो उस स्टेट का नाम है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। तो उन्होंने हाल ही में दुआरे राशन स्कीम का उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत राशन डीलर राज्य के राशन कार्ड धारकों के घर जाकर राशन की डिलीवरी करेंगे। यानी दोस्तों, जो राशन डीलर है वह कार्ड धारकों के घर में जाकर ही राशन की डिलीवरी करेगा। राशन डीलर घर के 500 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे और ग्राहकों को राशन वाहन से राशन लेना होगा। यानी दोस्तों, जो राशन डीलर होगा वो कार्ड धारक के आसपास लगभग 500 मीटर की दूरी पर रहेगा अपनी गाड़ी को लेकर। तो जो ग्राहक होगा वो वहां से राशन ले सकता है। इससे लगभग 10 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और राशन की दुकानों में जो घंटों की लाइन लगती थी उससे निजात मिलेगी। तो दोस्तों, याद रखना है कि पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़।
अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान यानी IDSA का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो आंसर इसका मनोहर पारिकर। दोस्तों दिल्ली में स्थित है कौन सा संस्थान? रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। तो इसका नाम अब पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। दोस्तों मनोहर पारिकर नवंबर 2014 से लेकर मार्च 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं और फिर बाद में कैंसर के कारण 17 मार्च 2019 को उनका निधन हो गया था। दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन प्रदान करने के लिए रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की स्थापना 1965 में की गई थी और जो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है इसको निधि प्राप्त होती है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर कौन है भारत के। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच इंडो थाई कॉर्पेट का कौन सा संस्करण 12 से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया? तो दोस्तों जो इंडो थाई कॉर्पेट हुआ है उसका यह 32वां संस्करण हुआ है। कब से कब तक? 12 से 14 नवंबर 2021 तक। यानी जो भारत की नौसेना है और जो थाईलैंड की नौसेना है वो 2005 से एक साल में 2 बार अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर कॉर्पेट का संचालन कर रहे हैं। दोस्तों इसका उद्देश्य है समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर के हिस्सों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रखना। भारत और थाईलैंड के बीच कुछ अन्य सैन्य अभ्यास होते हैं तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड की सेना के बीच होता है और सियाम भारत अभ्यास भारत और थाईलैंड की नौसेना के बीच होता है। दोस्तों थाईलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। थाईलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? बैंकॉक है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो है कंबोडिया, वियतनाम और दोस्तों लाओस, म्यांमार इसके पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा मलेशिया भी इसका पड़ोसी देश है दोस्तों। लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो वियतनाम है वो इसका पड़ोसी देश नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो दोस्तों उस गांव का नाम है पोचमपल्ली। दोस्तों पोचमपल्ली को मिला है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार। तो यह किसने दिया है? तो ध्यान से सुनिएगा। उस संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार दिसंबर 2021 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जो UNWTO का 24वां सत्र होने वाला है उसमें यह प्रदान किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और इसका काम है पर्यटन को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। दोस्तों पोचमपल्ली गांव के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। यह तेलंगाना स्टेट में है और नलगोंडा जिले में है। दोस्तों इसे भारत की सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं वो एक खास विधि से बनाई जाती हैं जिसे इकत नामक विधि बोलते हैं। दोस्तों जो इकत विधि है या इकत शैली है इसको साल 2004 में GI टैग भी दिया गया था। दोस्तों पोचमपल्ली गांव इस बात के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके साथ ही 18 अप्रैल 1951 को इस गांव से आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसलिए पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है या इसके लेखक कौन है? आंसर है इसका अजय कुमार और अर्जुन सुब्रमण्यम। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक जो पुस्तक है वो लिखी है अजय कुमार और अर्जुन सुब्रमण्यम ने। दोस्तों भारत के रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार। तो इन्होंने नई दिल्ली में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया है। यह पुस्तक उग्रवाद विरोधी अभियानों, उत्तर पूर्व में संघर्ष, वायु शक्ति, परमाणु मुद्रा आदि जैसे विषयों पर निबंधों का संकलन है। दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकों को भी डिस्कस कर लेते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। नेहरू द डिबेट्स दैट्स डिफाइंड इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन की। और सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, ये पुस्तक है सलमान खुर्शीद की। दोस्तों जो सनराइज ओवर
अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स है। इस पुस्तक पर काफी विवाद भी चल रहा है, तो इसलिए हाल ही में ये चर्चा में रही है। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आंसर है इसका 41वां वैज्ञानिक अभियान। भद्राचलम को रामायण सर्किट ट्रेन की सूची में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। यह कहाँ स्थित है? आंसर है तेलंगाना। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? आनंद शंकर पांड्या। बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल की शुरुआत होगी? तो क्रिकेट की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर किसी मंजूरी प्रदान की है? तो आंसर है इसका सौरभ कृपाल। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि करके शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उस देश का नाम है चाइना। तो दोस्तों ये थे 18 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।